नमस्कार प्यारे दोस्तों। रिवीजन सीरीज में आज अपन बात करेंगे सरल आवर्त गति की, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम के फॉर्मूलों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आवर्ती गति क्या होती है। आवर्ती गति की बात करें तो कह रहा है कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात नियमित रूप से दोहराई जाने वाली गति आवर्ती गति कहलाती है। जैसे अपन बात करें घड़ी की सुई की गति, अपन जानते हैं कि सेकंड की सुई 60 सेकंड के बाद अपना एक पूरा चक्कर लगाती है, दूसरा चक्कर भी इतने में लगाती है। इसी तरीके से मिनट और घंटे की सुई भी एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती रहती है। तो ऐसी गति आवर्ती गति कहलाती है। ये बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं दोलनी गति की कि दोलनी गति क्या होती है। तो दोलनी गति की परिभाषा है किसी पिंड की एक निश्चित बिंदु, इसमें क्या होता है, एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष इर्द गिर्द गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाए तो वो दोलन गति या कंपन गति कहलाती है। देखिए इसमें एक फर्क है। आवर्ती गति क्या होती है, एक समय अंतराल के बाद दोहराई जाती है, इसमें एक निश्चित बिंदु नहीं होता, जबकि दोलनी गति में एक निश्चित बिंदु होता है जिसको माध्य स्थिति भी कहते हैं। इसके सापेक्ष जैसे ये वाला वस्तु है, सिंपल पेंडुलम की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से ऐसे गया, फिर वापस आया, फिर ऐसे गया, फिर वापस आया, तो अपन कह सकते हैं कि इस निश्चित बिंदु के सापेक्ष एक निश्चित समय अंतराल में गति को दोहराया जाए तो वो गति आपकी दोलनी गति होगी। और यही एक अंतर होता है आवर्ती गति और दोलनी गति में। ठीक है, अब बात करते हैं सरल आवर्त गति की। तो सरल आवर्त गति ऐसी दोलनी गति जिसमें बल विस्थापन के समानुपाती तथा विपरीत दिशा में होता है, सरल आवर्त गति होती है। देखिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, समय अंतराल निश्चित होना चाहिए, पथ भी निश्चित होना चाहिए और एक निश्चित बिंदु होना चाहिए। 3 तो ये दोलनी में है, लेकिन इसके साथ साथ f समानुपाती -x भी होना चाहिए। यानी अपन कह सकते हैं कि f बराबर में -kx का नियम का जो पालन करेगा वो सरल आवर्त गति यानी एसएचएम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं माध्य स्थिति की। तो थोड़ा सा याद रखिए कि माध्य स्थिति वह बिंदु है जहां पर प्रत्यानयन बल शून्य होता है जबकि स्थितिज ऊर्जा 0 नहीं न्यूनतम होती है। तो माध्य स्थिति वो होगी जहां पे प्रत्यानयन बल शून्य होगा जबकि स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि प्रत्यानयन बल होता क्या है। तो प्रत्यानयन बल वह बल होता है जो कण को माध्य स्थिति पर लाने की कोशिश करता है। यानी अपन कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक कटोरा हो और इसमें एक बॉल रखते हैं और अपन इसको थोड़ा सा विस्थापित करें आगे की तरफ, तो थोड़ा सा विस्थापित आगे की तरफ तो इसको पीछे लाने की एक बल कोशिश करता है, उसी बल का नाम प्रत्यानयन बल है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि यह बल सदैव माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। हाँ, प्रत्यानयन बल की जो दिशा होती है वो माध्य स्थिति की ओर होती है। मैं बात करूं रेखीय एसएचएम की, जैसे ये वाली माध्य स्थिति है, ये आपकी इस तरीके से चरम स्थिति है। जैसे यहाँ पे अपन बात करें कि इस कण पे प्रत्यानयन बल कैसे लगेगा, तो आपका आंसर होगा कि प्रत्यानयन बल ऐसे लगेगा, यानी प्रत्यानयन बल की दिशा हमेशा माध्य स्थिति की ओर होती है। यदि कण यहाँ पे हो तो प्रत्यानयन बल की दिशा ऐसे होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। देखिए यहाँ पे अपन बात करें इस क्षेत्र में जैसे आते वक्त या जाते वक्त जो विस्थापन है वो मूल बिंदु से इधर की ओर है, दाईं तरफ है, तो पॉजिटिव x होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं यहाँ पॉजिटिव x होगा तो बल हमेशा इसकी उल्टी दिशा में होगा यानी विपरीत होगा। यहाँ पे मैं बात करूँ तो विस्थापन जैसे यहाँ पे है मूल बिंदु से बाईं तरफ है तो -x होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बल हमेशा पॉजिटिव x में यानी विपरीत होगा। तो अपन कह सकते हैं कि विस्थापन और बल सदैव विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, और विस्थापन का मान माध्य स्थिति से नापा जाता है। और यहाँ पे प्रत्यानयन बल की बात करूँ तो F बराबर -kx होगा, जो अपने पहले देखा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि सरल आवर्त गति की समीकरण क्या होगी। तो सरल आवर्त गति की सामान्य समीकरण लिखें तो x बराबर a sin ω t + phi लिख सकते हैं। ये सरल आवर्त गति की एक सामान्य समीकरण है। x की बात करें तो x क्या है कि समय t पर विस्थापन है, लेकिन विस्थापन का मापन कहाँ से करेंगे, तो अपन कहेंगे माध्य स्थिति से विस्थापन को मापा जाता है। a यहाँ पे आयाम होगा। आयाम क्या होता है, माध्य स्थिति से कण का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। फाई यहाँ पे प्रारंभिक कला होगी। प्रारंभिक कला आपको ढूंढनी होगी, तो ये ω t + जो फाई है ये आपकी कला है, t समय पर कला है। प्रारंभिक कला का मतलब होगा t बराबर 0 पर कला, t बराबर 0 पर कला। तो अपन t बराबर 0 जैसे ही इसमें रखेंगे तो फाई आएगा। ओमेगा यहाँ पे कोणीय आवर्ती होगा। यहाँ पे अपन मैं बात करूँ कि कोई भी कण है जैसे माध्य स्थिति से धनात्मक चरम स्थिति की तरफ जाता है तो उसका समीकरण होता है x बराबर a sin ω t। और यदि कोई कण माध्य स्थिति से नेगेटिव चरम स्थिति में जाता है तो उसका समीकरण होता है x बराबर -a sin ω t। याद रखिए कई जगह काम आएगा। इसी तरीके से यदि कण धनात्मक चरम स्थिति से गति करे तो धनात्मक चरम स्थिति से इधर तो जा नहीं सकता, आ तो इधर ही सकता है, तो इधर आएगा तो उसका जो समीकरण होगा वो a cos ω t होगा। और यदि नेगेटिव चरम स्थिति से इधर की तरफ आने के लिए ऑप्शन बचता है तो इधर आए तो इसका समीकरण होगा -a cos ω t। 4 समीकरण होगी। कैसे,
देखिए यहाँ पे कण है, ये कण माध्य स्थिति पे, इधर जाएगा तो a sin ओमेगा टी, इधर जाएगा तो माइनस a sin ओमेगा टी, इधर से इधर आएगा तो a cos ओमेगा टी, और इधर से इधर आएगा तो माइनस a cos ओमेगा टी। तो ये 4 समीकरण हैं, आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देख रहे हैं कि सरल आवर्त गति में वेग की बात करें। अपने पास विस्थापन है x बराबर a sin ओमेगा टी। इसका एक बार अवकलन करने से अपने को वेग प्राप्त होगा, यानी अपन कह सकते हैं कि समय के रूप में जो वेग होगा वो होगा v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसको आगे सॉल्व किया जाए और कोस ओमेगा टी के जगह मान रखा जाए तो आपको जो याद रखना है वो ये फॉर्मूला होगा v बराबर में ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v बराबर क्या होगा, ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a यहाँ पे आयाम होगा, x आपका माध्य स्थिति से विस्थापन होगा। ठीक है, ये समय के रूप में है तो ये स्थिति के रूप में या विस्थापन के रूप में है। यहाँ पे इसके 2 केस बनेंगे। यहाँ के केस यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि साम्यावस्था का मतलब होता है x बराबर 0 पर। जैसे ही x बराबर 0 रखेंगे v प्राप्त होगा, वो मैक्सिमम होगा और उसका मान क्या होगा, a ओमेगा होगा। यदि आपसे पूछे कि एसएचएम करते कण में अधिकतम वेग कहाँ पे होगा, तो आपका उत्तर होगा साम्यावस्था या माध्यावस्था पर, जहाँ पे x बराबर 0 होगा। चरम स्थिति पर कण क्या आ जाता है, विरामावस्था में आ जाते हैं, यानी इस समीकरण के अंदर x बराबर प्लस माइनस का a रखेंगे तो आंसर 0 आने वाला है, तो वहाँ पे मिनिमम होगा। तो अपन यहाँ पे सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जब कण यहाँ से गुजरता है, चाहे यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए, उसका वेग जो होता है वो अधिकतम होता है और उसका वैल्यू होता है यानी परिमाण होता है a ओमेगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, अब इसको आगे और सोल्व किया जाए थोड़ा सा तो आपको ऐसी समीकरण मिलेगी x स्क्वायर बटा a स्क्वायर v स्क्वायर बटा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर में 1। ये समीकरण जो आपको बताई गई है वो आपकी दीर्घवृत्त की समीकरण है। किसकी समीकरण है, दीर्घवृत्त की समीकरण। तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। समय के रूप में v का फलन, ये चेंज हो सकता है क्योंकि ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा, v बराबर ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसके आगे सॉल्व करें तो इस तरीके से समीकरण आएगी जो दीर्घवृत्त के समीकरण है। और यहाँ पे देखिए v और x के मध्य ग्राफ बना भी रखा है जो दीर्घवृत्त है। इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे तो आपको पता होना चाहिए। देखिए v है तो इसको ऐसे याद करते हैं, दीर्घवृत्त के अंदर अपन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर होता है और बराबर में 1 होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब यहाँ से अपन कहते हैं कि जो ये x की तरफ जाता है उसका मान a होगा, जो y की तरफ जाता है उसका मान b होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का मान जो है वो a स्क्वायर है यानी a होगा, तो ये इतना सा जो मान होगा वो a होगा। इधर की तरफ भी a होगा, लेकिन इधर वाला नेगेटिव है तो माइनस a हो जाएगा, इधर वाला पॉजिटिव है तो a हो जाएगा। लेकिन v की बात करें तो ये वाला जो होगा वो a ओमेगा होगा, अधिकतम वेग होगा। यहाँ पे बात करें तो माइनस का a ओमेगा हो जाएगा। तो ये थोड़े से याद रखिए कि इस जगह पे a ओमेगा होता है, इस जगह पे अधिकतम a होता है। तो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं, यहाँ पे x बराबर 0 है तो x बराबर 0 पे वेग a ओमेगा अधिकतम होगा, जबकि x बराबर a पे कण विरामावस्था में होगा। तो अपन कह सकते हैं ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। इस प्रकार एसएचएम कर रहे कण के विस्थापन और वेग के मध्य ग्राफ दीर्घवृत्त होगा। थोड़ा याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सरल आवर्त गति में त्वरण की बात करें तो त्वरण सिंपल है, वेग का एक बार अवकलन कर दीजिए, त्वरण आएगा। ये समय के रूप में आप याद रख सकते हैं। जैसे अपन x जानते हैं, x अपन ने पहले क्या माना, x बराबर माना a sin ओमेगा टी, x बराबर a sin ओमेगा टी। वेग निकाला तो एक बार अवकलन a ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब इसका एक बार और अवकलन कर दें तो त्वरण आएगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर इंटू a sin ओमेगा टी। ये आपका आ गया समय के रूप में, लेकिन अपने को चाहिए विस्थापन के रूप में, तो विस्थापन के रूप में होगा a बराबर में माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इसके भी 2 केस हो गए जिसमें आपको समझाऊँ। यहाँ पे a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 पॉसिबिलिटी हैं। x बराबर आप 0 रख सकते हैं, x बराबर में प्लस माइनस का a रख सकते हैं। जैसे x बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर 0 होगा, तो सिंपल सी बात है कि माध्य स्थिति पर कण का त्वरण 0 होगा जो कि मिनिमम होगा। यदि x बराबर प्लस माइनस a आप रखेंगे, x बराबर प्लस माइनस a रखेंगे तो 2 कंडीशंस आएंगे आपके पास, प्लस का a रख दे और या फिर माइनस का a रख दे। जब आप प्लस का a रखने जाएंगे तो आपका उत्तर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू a, लेकिन जब आप माइनस का a रखने जाएंगे तो उत्तर आएगा आपका प्लस का ओमेगा स्क्वायर इंटू a। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मान है, अधिकतम जो मान है वो परिमाण में ओमेगा स्क्वायर इंटू a है। लेकिन ये माइनस क्या बता रहा है, देखिए जब आप धनात्मक चरम स्थिति पे हैं तब आपका त्वरण की दिशा नेगेटिव है, जब आप ऋणात्मक में हैं तो आपके त्वरण की दिशा धनात्मक की ओर है। मैं आपको इसको समझाऊं तो ऐसे समझा सकता हूँ। देखो यहाँ पे त्वरण का मान कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे त्वरण का मान अधिकतम होगा लेकिन इसकी दिशा ऐसे होगी। यहाँ पे भी त्वरण का मान अधिकतम होगा लेकिन इसकी दिशा ये होगी। मान की बात करूँ तो ओमेगा स्क्वायर इंटू a और ओमेगा स्क्वायर इंटू a। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि x बराबर में कितना है, प्लस a, x बराबर प्लस a, लेकिन दिशा तो ऋणात्मक है ना, तो ये माइनस क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है। इसी तरीके से x बराबर माइनस a है तो यहाँ पे देखिए माइनस a रखने से उत्तर क्या आया, प्लस आया, तो ये दिशा प्लस बता रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको।
आगे कह रहा है कि सरल आवर्त गति कर रहे कण के त्वरण की दिशा हमेशा माध्य स्थिति की ओर होती है, याद रखिएगा। ग्राफ की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि त्वरण विस्थापन के मध्य ग्राफ सरल रेखा होगा, जो कि आपको डायग्राम में दिखा रखा है। काफ़ी ईजी है। ए बराबर में माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आपको प्लॉट करना है। तो वाई बराबर एम एक्स से तुलना कर सकते हैं। मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा होगी जिसका ढाल क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और ढाल का परिमाण की बात करूं तो ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रत्यानयन बल क्या होगा। देखिए प्रत्यानयन बल F बराबर एम में होता है। ए के अपन कह सकते हैं कि 2 आंसर आए थे। समय की बात करूं तो ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी आपको प्राप्त हुआ था, और लेकिन विस्थापन की बात करें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हुआ था। तो ये आपको F बराबर एम में ए जो रखा है वो समय के रूप में रख दिया, और यहाँ पे जो रख रहा है वो आपको किस रूप में बता रहा है, वो बता रहा है विस्थापन के रूप में। तो इसका उत्तर आया ऐसे एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। आप थोड़ा सा और ध्यान रख सकते हैं कि एम ओमेगा स्क्वायर को के भी बोलते हैं, तो इसको F बराबर माइनस के एक्स। ठीक है, वहीं पे पहुंच गए जहाँ से शुरुआत हुई थी। तो एक चीज़ और याद रखनी है कि के बराबर क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर होगा, या फिर कह सकते हैं कि कई बार ऐसे भी लिखा जाता है कि ओमेगा स्क्वायर बराबर में के बटा एम होगा, तो ओमेगा बराबर में रूट के बटा एम भी होगा। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व किया जाए तो ओमेगा का मान रख सकते हैं 2π/t बराबर में रूट के बटा एम। तो यहाँ से यदि टी के वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टी बराबर 2π√m बटा के होगा। ये अपन आगे देखेंगे स्प्रिंग वाले केस में। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने प्रत्यानयन बल तक बात करी। अब देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कि रेखीय सरल आवर्त गति में एसएचएम के पथ की लंबाई 2a होती है। सही बात करें कि देखिए यहाँ पे माध्य स्थिति होगा 0, यहाँ पे प्लस का a होगा, यहाँ पे माइनस का a होगा। तो a लंबाई यहाँ होगी, a लंबाई यहाँ होगी, तो टोटल लंबाई होगी 2a। एसएचएम गति में एक पूर्ण दोलन में किया गया कार्य और विस्थापन शून्य होता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब एक दोलन पूरा करेंगे तो जहाँ से गति प्रारंभ करी थी वहीं पर पहुँच जाएंगे, तो विस्थापन शून्य होने के कारण किया गया कार्य शून्य होगा। परंतु कुल तय की गई दूरी या फिर लंबाई की बात करें तो वो 4a होगा। वो कैसे होगा थोड़ा देखिए। पहले कण गया ऐसे तो a दूरी चला, फिर वापस आया तो a दूरी चला, फिर वापस इधर गया तो a चला, फिर वापस इधर आया तो a चला। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं एक पूरा दोलन किया तो उसने कुल दूरी चली 4a। यहाँ पे थोड़े से 3 पॉइंट और हैं जिनको अपन समझना चाहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि x बराबर अपन ने पढ़ा ए साइन ओमेगा टी माना था, तो v बराबर अपना क्या होगा, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी होगा। और अपन ने त्वरण भी देख लिया था, ए बराबर में माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी होगा। बात करें साइन और कोस की, तो साइन और कोस में जो अंतर होता है वो π/2 का होता है। बात करें साइन और माइनस साइन की, तो इसमें अंतर होता है वो पाई का होता है, और इसके अंदर अपन कह सकते हैं π/2 का होगा। यानी अपन साइन का ग्राफ अच्छे से जानते हैं, कोस का ग्राफ जानते हैं, माइनस साइन का भी जानते हैं। फिर भी नहीं जानते तो आप ऐसे भी जानते हैं कि ये साइन होता है तो यहाँ पे ये कोस होता है, तो यहाँ पे ये माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे ये माइनस कोस होता है। तो आप कह सकते हैं देखिए साइन और कोस में 90 डिग्री का, कोस और माइनस साइन में 90 का, लेकिन साइन और माइनस साइन में 180 का। यही लिखना चाह रहा है कि वेग हमेशा विस्थापन से π/2 रेडियन कलाकोण से आगे होता है। सही तो बात है कि जो वेग है ना v जो है वो x से π/2 कोण आगे होता है। आगे कह रहा है कि त्वरण जो है ना वो x से पाई आगे होता है, और जो त्वरण है ना वेग से π/2 कोण आगे होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि सरल आवर्त गति में ऊर्जा क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा U यानी पोटेंशियल एनर्जी से भी दर्शा सकते हैं, U से भी दर्शा सकते हैं। विस्थापन के पदों में बात करें तो U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नोट होगा। देखिए अपन ज़्यादातर याद रखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नोट भी होगा, इसमें अपन पूरा फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं। U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नोट, जहाँ यू नोट जो है वो माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन जब माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा 0 हो तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा U बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यदि माध्य स्थिति पे जो स्थितिज ऊर्जा कुछ है तो उसको शामिल करेंगे तो पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नोट। यू नोट क्या है, माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा है। यदि वो मान 0 नहीं है तो उसको रखेंगे, और 0 है तो सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। तो U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर ज़्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है, ज़्यादातर केस में ये यूज करते हैं। कई क्वेश्चंस में ये भी यूज होगा तो इसको भी याद रखिए। अब इसी का सारा इसने लिया है कि U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो x की जगह ये क्या रख रहा है, a साइन ओमेगा टी। तो समय के रूप में u की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि u बराबर में 1/2 k का k, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यदि आप फाई के रूप में लिखना चाहते हैं तो वो भी सही है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से स्थितिज ऊर्जा के 2 फॉर्मूले याद रखने, एक है विस्थापन के पद में और एक समय के पद में। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा का सूत्र जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। v का फॉर्मूला आप अच्छे से पढ़ चुके हो कि v बराबर क्या होता है। v अपन 2 रूप में लिख सकते हैं, एक होता है v बराबर ओमेगा
v बराबर ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या कर रहे हैं कि v की जगह ये रख रहे हैं, ओमेगा का होल स्क्वायर हो गया और रूट हट गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद रखिए। समय के पदों की बात करें तो आप सिंपल सा रख सकते हैं कि अपन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर में v का मान अपन जानते हैं ए ओमेगा कोस ओमेगा टी होता है। यदि फाई अपन शामिल नहीं करें तो फाई शामिल कर लें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी होगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। आपने ध्यान दिया होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे साइन स्क्वायर की टर्म आती है, यानी जो एक्स होता है वैसे ही आता है, और यहाँ पे जो वेग होता है ना उसका होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कुल ऊर्जा की। कुल ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, दोनों को जोड़िए तो स्थितिज ऊर्जा अपन कहेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, गतिज ऊर्जा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे कुल ऊर्जा मान आएगा हाफ के ए स्क्वायर, जो कि नियत है। तो अपन कह सकते हैं कि एसएचएम कर रहे कण की इस कुल ऊर्जा होगी वो नियत होगी। अब कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं। जैसे आपने ये जो ग्राफ बनाना है वो x के रूप में बनाना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो अपन ने फॉर्मूला देखा वो हाफ के एक्स स्क्वायर देखा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला देखा वो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखा, और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो हाफ के ए स्क्वायर था। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं तो हाफ के एक्स स्क्वायर एक पैराबोला बनेगा जिसकी ओपनिंग पोटेंशियल की तरफ होगी। तो ये वाला जो पैराबोला है ना वो आपका क्या है? स्थितिज ऊर्जा का है। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि x बराबर 0 पर पोटेंशियल 0 होगी, यदि माध्य स्थिति पे 0 अपन ने u नॉट मान लिया है। तो यहाँ पे ठीक है, ये वाला ग्राफ पोटेंशियल का हो गया, ये आपका काइनेटिक का हो गया, और ये आपका दोनों का समेशन यानी टोटल हो गया। इसी तरीके से बात करें t के रूप में बात करें, यानी t के बात करें तो t के रूप में अपन ने देखा कि जो पोटेंशियल है वो आया था हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यदि x अपन क्या मान लें, x बराबर ए साइन ओमेगा टी माना। पोटेंशियल की बात करें तो हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल का जो आएगा वो साइन स्क्वायर आएगा। तो साइन स्क्वायर का ग्राफ अपन अच्छे से जानते हैं कि साइन स्क्वायर कैसे बनाते हैं। देखिए साइन तो खुद ऐसे होता है, लेकिन साइन स्क्वायर की बात करें तो अपन कह सकते हैं जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव बन जाएंगे। तो इस तरीके से जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि साइन का ग्राफ अपन देखना चाहें कि साइन का ग्राफ किसका है और जो है वो कोस का ग्राफ किसका है। तो ये वाला देखिए यहाँ से लेके ये डॉट वाला ग्राफ है वो साइन स्क्वायर का ग्राफ है। तो साइन स्क्वायर तो कौन है? पोटेंशियल है, तो डॉट वाला पोटेंशियल हो गया। और ये वाला जो ग्राफ है वो कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर अपना काइनेटिक है तो काइनेटिक हो गया, और टोटल तो कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ऊर्जा अपन ने पढ़ी। अब देखिए आगे बात करते हैं कि सरल आवर्त गति में औसत ऊर्जा। औसत ऊर्जा अपन देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा का समय के रूप में, यानी एक पूर्ण दोलन में, गतिज ऊर्जा का एक पूर्ण दोलन में जो औसत मान होता है वो 1/4 के ए स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी का भी एक पूर्ण चक्कर में जो औसत मान होता है वो हाफ के ए स्क्वायर होता है। सॉरी, हाफ नहीं होता है, 1/4 के ए स्क्वायर होता है। यदि यू नॉट शामिल कर रहा है तो अपन भी यहाँ पे यू नॉट लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माध्य स्थिति भी यू नॉट 0 हुआ तो 0 भी लिख देंगे। तो बड़ी सिंपल है। क्या कह रहा है कि गतिज ऊर्जा का औसत मान समय के सापेक्ष एक पूर्ण दोलन में 1/4 होगा। इसी तरीके से पोटेंशियल का भी 1/4 होगा। लेकिन अपन यहाँ पे बात करें स्थिति यानी x के सापेक्ष बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अपन कहते हैं कि गतिज ऊर्जा का औसत मान चाहिए -a से लेके +a तक, या फिर ये 0 से a भी बोल दें तो दोनों के मान एक ही जैसे आते हैं, जिसको आप याद रखिए 1/3 के ए स्क्वायर। जबकि पोटेंशियल में ये आता है 1/6 के ए स्क्वायर। यू नॉट अपन कह रहे हैं, आपको समझा दिया गया। तो ये किसके रूप में है? समय के रूप में है दोनों। ये किसके रूप में? स्थिति के रूप में है दोनों याद रख सकते हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा की दोलनीय आवृत्ति सरल आवर्त गति कर रहे कण के विस्थापन वेग और त्वरण की दोलनीय आवृत्ति से दुगनी होती है। बड़ी सिंपल सी बात है, x, v और a की आवृत्ति f है, तो काइनेटिक और पोटेंशियल की जो आवृत्ति होगी वो 2f होगी। यदि इसका आवर्तकाल t है तो इसका आवर्तकाल t/2 होगा। ये कहाँ से होता है? तो अपन कह सकते हैं इसमें साइन स्क्वायर आता है, इसमें कॉस स्क्वायर आता है, बट इसमें साइन आता है, इसमें कॉस आता है और इसमें माइनस साइन आता है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं उसी से ये डिसाइड किया गया है। आपको थोड़ा याद रखना है कि x, v और a की आवृत्ति यदि f है तो काइनेटिक और पोटेंशियल की आवृत्ति 2f होगी और आवर्तकाल आधा हो जाएगा। आवृत्ति दुगनी हो जाएगी, आवर्तकाल आधा हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कुल ऊर्जा की आवृत्ति 0 होती है क्योंकि वो नियत होती है, वो रिपीट ही नहीं होती। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना है स्प्रिंग ब्लॉक निकाय, यानी कोई स्प्रिंग से एक ब्लॉक जुड़ा है। जैसे यहाँ पे अपन कह सकते हैं एक स्प्रिंग नियतांक K है, इससे गुटका जुड़ा है, ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है और ये किसी इंक्लाइन या फिर अपन नत्तल पे कह सकते हैं। सभी के लिए आवर्तकाल का फॉर्मूला T बराबर 2π√m/K होगा। T बराबर कितना होगा? आवर्तकाल T बराबर 2π√m/K होगा। M वो होगा जो दोलन करे, M वो होगा जो दोलन करे।
के यहाँ पे अपन कह सकते हैं स्प्रिंग नियतांक होगा, आवर्ती इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। इसमें अपन कह रहे हैं कि दो द्रव्यमान है m1 तथा m2 और इसमें स्प्रिंग नियतांक है जिसका स्प्रिंग नियतांक k दे रखा है। तो इस तरीके से दोलन करें m1 और m2 तो इसके केस में अपन कहेंगे कि एक फॉर्मूला बनाएंगे t बराबर 2 पाई रूट म्यू बाई के। यहाँ पे देखिए m1 भी दोलन कर रहा है, m2 भी दोलन कर रहा है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो लिया जाएगा वो समानित द्रव्यमान लिया जाएगा और समानित द्रव्यमान होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यानी इस तरीके से m1 और m2 दोनों ही एक स्प्रिंग से जुड़कर दोलन करेगा तो उसका फॉर्मूला होगा t बराबर 2 पाई रूट में म्यू बाई के और म्यू का मान होगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि स्प्रिंग द्रव्यमान तंत्र के लिए क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल में आवर्तकाल एक जैसा होता है, क्योंकि अपन ने देखा था दोनों केस देखे थे। क्षैतिज के केस में भी t बराबर 2 पाई m बाई के आता है और ऊर्ध्वाधर में भी t बराबर 2 पाई m बाई के आता है। आगे कह रहा है कि स्प्रिंग द्रव्यमान तंत्र का आवर्तकाल गुरुत्व पर निर्भर नहीं करता। देखिए इस वाले में t बराबर 2 पाई m बाई के में दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो द्रव्यमान जो दोलन करे, और एक अपन कह सकते हैं कि स्प्रिंग का जो स्प्रिंग नियतांक है उस पर g का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यही कारण है कि स्प्रिंग लोलक के दोलन पर आधारित घड़ी जो होती है वो हर जगह, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हुआ, चंद्रमा हुआ, पृथ्वी के विभिन्न भागों वाला हुआ, सही समय बताते हैं, यानी समय में कोई अंतर नहीं आता। देखिए याद रखिए, दो अपन पढ़ेंगे, एक सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे t बराबर में 2 पाई रूट l बाई जी। तो वहाँ पे g की निर्भरता है, तो g बदलने से वहाँ का आवर्तकाल बदलेगा। लेकिन अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि स्प्रिंग पेंडुलम है, स्प्रिंग पेंडुलम में g का कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि t बराबर 2 पाई रूट m बाई के होगा। तो स्प्रिंग पे आधारित घड़ी जो होती है वो पहाड़ी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे लिफ्ट हो, उन पे सभी जगह पे सही समय बताती है। ये पॉइंट मेरा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं स्प्रिंगों का संयोजन। पहला संयोजन अपन ले रहे हैं श्रेणी संयोजन, यानी इस तरीके से स्प्रिंग जुड़ा हो तो उस संयोजन का जो तुल्य स्प्रिंग नियतांक होगा वो होगा 1/ks 1/k1 प्लस 1/k2। यानी अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि श्रेणी स्पांतर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, 2 के लिए अपन ऐसे भी कह सकते हैं k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, लेकिन 3 के लिए लिखना हो तो इस तरीके से यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 3 के लिए अपन ऐसे ही लिखेंगे k तुल्य बराबर में 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस में 1/k3। इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब बात करते हैं समांतर संयोजन की। ये वाला समांतर संयोजन सभी को समझ में ही आता है कि ये वाला समांतर है, ये वाला भी आपका समांतर संयोजन होगा। और समांतर संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो सीधा योग हो जाएगा k1 प्लस k2। आवर्तकाल की बात करें तो t बराबर 2 पाई m बटा में k तुल्य, और यहाँ का k तुल्य आपको प्राप्त हुआ है k1 प्लस k2। तो इस तरीके से श्रेणी और समांतर संयोजन आपको समझ में आता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे वाला हेडिंग है कि स्प्रिंग को असमान भागों में काटने पर तो क्या होता है कि स्प्रिंग को काट देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है उसको अपन देखते हैं। कह रहा है कि एक क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है कि एक स्प्रिंग का कमानी स्थिरांक k है। अब इसको 3 भागों में काट दिया जाता है। एक स्प्रिंग थी, इसके कितने टुकड़े कर दिए भाई? 3 टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा, एक दूसरा टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा। ठीक है, जो अनुपात था वो 1:2:3 था। ठीक है, और अब कह रहा है कि इन तीनों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और तब आपको इस तरह जो तुल्य होता है वो k डैश प्राप्त होता है। समांतर क्रम में जोड़ने में k डबल डैश प्राप्त होता है। तो आपको ये मान बताना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो टुकड़े किए हैं उसका प्रत्येक का k क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करिए, प्रत्येक की लंबाई ढूंढिए। तो अपन कह रहे हैं कि प्रत्येक की लंबाई आपको पता करनी है। तो बड़ा आसान सा होता है कि प्रत्येक की लंबाई ढूंढनी है तो L1 ढूंढना है, तो स्वयं का अनुपात 1 होगा। अनुपातों का योग आप कह सकते हैं इस तरीके से होगा, और कुल लंबाई की बात करें तो L रही होगी पहले। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पहले की लंबाई आ गई L/6। इसी तरीके से यहाँ पे भी कह सकते हैं स्वयं का अनुपात 2 होगा, कुल अनुपात यहाँ पे अपन कह सकते हैं 6 होगा गुणा L, तो यहाँ पे L/3 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे स्वयं का अनुपात 3 होगा, अनुपातों का योग 1 + 2 + 3 यानी 6 होगा, और गुणा L होगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि L/2 होगा। अब देखिए लंबाई पता करिए। अपन जानते हैं कि जो K है KL बराबर नियत होता है, तो अपन कह सकते हैं जो K है ना वो L का उल्टा होगा। तो K1 की बात करूंगा तो इसका उल्टा करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि 6K हो जाएगा। देखिए 6K तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि L तो नहीं लिख सकते। K2 की बात करें तो आप कह सकते हैं इसका उल्टा कर दें 3K हो जाएगा, और K3 की बात करें तो इसका उल्टा कर दें 2K हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं K1 K2 आ गया। पहले इसको किस में जोड़ा है? श्रेणी में जोड़ा है। तो श्रेणी में अपन जानते हैं कि 1/K तुल्य इस तरीके से लिया जाता है, 1/6K 1/3K प्लस में 1/2K। आप एलसीएम यहाँ पे बड़े आराम से ले सकते हैं। 6 एलसीएम कितना ले सकते हैं?
आप एलसीएम ले सकते हैं, इसमें 6 ले लें तो 6 की एलसीएम आया तो यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे कितना बचा 3, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऊपर है तो 1/k आ गया, तो यहाँ पे k डैश का मान तो आपके पास k ही आ गया। और वैसे सिंपल आना भी था कि एक स्प्रिंग था, उसके 3 टुकड़े करे और फिर वापस वैसे ही जोड़ दिए तो k का तो k ही प्राप्त होगा ना, तो आप कह सकते हैं श्रेणी में k का k प्राप्त हो गया। बात कर लेते हैं समांतर की, तो समांतर में इसने बोला है कि समांतर में जब इसको जोड़ेंगे तो समांतर में k डबल डैश है तो सबका योग होता है 6k प्लस में 3k प्लस में 2k, तो आप कह सकते हैं कि ये 11k हो गया। तो आपको k डैश बटा k डबल डैश चाहिए, तो k डैश तो आपका k है वो 11k है, तो आपका उत्तर आ गया 1/11 यानी ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से आपको स्प्रिंग काटता है ना, उस केस में आपको करना है कुछ नहीं करना, जितने टुकड़े करने हैं वो टुकड़े कर दीजिए, कितने अनुपात में करने हैं वो अनुपात लिख दिए, पहले आप लंबाइयों का मान पता कर लीजिए, फिर लंबाइयों का उल्टा कर दीजिए, k प्राप्त होगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग वाला क्वेश्चन करना है। यदि स्प्रिंग के 2 बराबर टुकड़े करते हैं तो लंबाई आधी होती है, जैसे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि एक स्प्रिंग है उसके 2 बराबर टुकड़े कर दें तो प्रत्येक का स्प्रिंग नियतांक क्या होगा भैया, टुकड़े 2 बराबर करें तो लंबाई आधी होती है, तो स्प्रिंग नियतांक कितना हो जाएगा, दोगुना यानी 2k और 2k होगा। एक स्प्रिंग है उसके 3 टुकड़े बराबर टुकड़े कर दें तो लंबाइयाँ l/3 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 होगा, तो स्प्रिंग नियतांक 3k 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 होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए जो आवर्तकाल आएगा t बराबर 2π√l/g होगा। यहाँ पे डिपेंडेंसी l पे होगी। l क्या होगा, अपन कह सकते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम है। तो सिंपल पेंडुलम में ये वाला जो बिंदु है वो निलंबन बिंदु है, और यहाँ पे जो कोई भी वस्तु है उसका सेंटर ऑफ मास, तो जो l है ना वो निलंबन बिंदु और इस वस्तु के सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी होगी। g आपका यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होगा। ठीक है, आगे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सिंपल पेंडुलम अत्यंत अल्प कोणीय विस्थापनों के लिए एसएचएम करता है। ध्यान रखिएगा, सिंपल पेंडुलम का जब डेरिवेशन करते हैं t बराबर 2π√l/g लेके आते हैं तो उसके केस में अपन कंडीशन मानते हैं कि थीटा छोटा होना चाहिए, तो सिंपल पेंडुलम बहुत कम थीटा के लिए एसएचएम दर्शाता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये अपन ने सीखा। आगे देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पे देखिए t बराबर 2πl/g है, द्रव्यमान पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, परंतु गोलक के आकार यानी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पर निर्भर करता है ना। मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो दूरी नापी जाती है वो सेंटर ऑफ मास से नापी जाती है। कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम में लोहे के ठोस गोलक को समान त्रिज्या के एल्यूमिनियम के हल्के गोले से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो आवर्तकाल सेम रहता है। देखिए यहाँ पे देखिए लोहे का ठोस गोला और एल्यूमिनियम का ठोस गोला समान त्रिज्या का है, तो त्रिज्या होने से सेंटर ऑफ मास वही होगा, एल सेम रहेगा। द्रव्यमान बदल गया लेकिन द्रव्यमान पे डिपेंडेंसी नहीं है आवर्तकाल की, तो आवर्तकाल सेम रहेगा। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम को ध्रुव पे, भूमध्य रेखा पे, पहाड़ी पे विस्थापित कर दिया जाए तो आवर्तकाल भिन्न भिन्न होगा। हाँ भाई भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि इसमें जी की डिपेंडेंसी है, टी समानुपाती 1/√g होता है। यहाँ पे जी बदलेगा तो आवर्तकाल बदलेगा। देखिए 2 पेंडुलम होते हैं, एक स्प्रिंग पेंडुलम अभी भी पड़ गया है, तो स्प्रिंग पेंडुलम का आवर्तकाल जी पे डिपेंड नहीं करता, बट कि सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल जी पे डिपेंड करता है। आगे कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम के दोलन पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से कहाँ पे ले गए, चंद्रमा पे ले गए। तो पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाने पे क्या होगा, देखिए पृथ्वी पे है और बाद में अपन कहाँ पे ले गए, चंद्रमा पे ले गए। पृथ्वी पे जी है तो यहाँ पे g/6 है, तो ये घट गया, g/6 घटा, तो g/6 यहाँ पे घटा तो t फिर बढ़ा, और जब t बढ़ जाता है ना आवर्तकाल बढ़ गया तो घड़ी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो अपन कह रहे हैं कि जब पृथ्वी से चंद्रमा में ले जाए तो ये धीमी हो जाती है, क्योंकि इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है और पृथ्वी की अपेक्षा √6 गुना हो जाता है। यहाँ पे अपन बात करें तो कह सकते हैं इसका g है तो इसका g/6 है। आवर्तकाल की बात करें तो t1/t2, तो यहाँ पे तो √g2/g1 लिखा जाएगा ना, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पॉइंट नंबर 4, निर्देश तंत्र में या फिर अपन कह सकते हैं लिफ्ट में सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल, तो वहाँ पे लिखेंगे t बराबर 2πl/g इफेक्टिव। g इफेक्टिव अपन फाइंड करना जानते हैं। पहला केस है जब लिफ्ट है तंत्र, यदि निर्देश तंत्र लिफ्ट है, या और पहला केस इसमें लिया है कि लिफ्ट का वेग नियत है, वेग नियत होता है तो त्वरण 0 होता है, तो g इफेक्टिव g होता है, तो t बराबर 2π√l/g है, आवर्तकाल वही रहेगा, कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा। दूसरा कह रहे हैं ये लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील है, तो g इफेक्टिव g+a होगा, तो g इफेक्टिव g+a होगा, ये बढ़ा तो t घटा और t घट जाता है, और t घटने का मतलब पेंडुलम क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर गतिशील हो, तो नीचे की ओर गतिशील होगा तो g इफेक्टिव g-a होगा। इस केस में अपन कह सकते हैं कि g इफेक्टिव g-a कम हुआ, तो अपन कह सकते हैं t क्या हो गया, बढ़ गया। यदि लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिरती है, मुक्त रूप से जब नीचे गिरेगी तो g इफेक्टिव का मान कितना होगा, अपन कह सकते हैं g इफेक्टिव का मान 0 होगा, और g इफेक्टिव का मान 0 रखते ही t क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट का मतलब हो गया सिंपल पेंडुलम दोलन नहीं करेगा। ये केस सभी जानते हैं और सबसे आसान केस यही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि केस नंबर बी में एक सिंपल पेंडुलम को चलते हुए ट्रक में विस्थापित कर दिया जाए।
और पहला केस इसमें ले रहा है कि ट्रक नियत वेग से गतिशील है, नियत वेग से है तो छदम नहीं लगता, छदम नहीं लगता तो आवर्तकाल पहले वाला ही रहेगा। यदि ट्रक है ना वो नियत वेग से चले ना तो उस केस में छदम नहीं लगेगा तो आवर्तकाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि ट्रक है वो नियत त्वरण से आगे की ओर गति करता है तो छदम बल एक लगता है उल्टा इस तरीके से m में, तो इस छदम बल की दिशा ऐसे हो जाएगी। एक जी हो गया तो जी इफेक्टिव आपका यहाँ पे आएगा √g² + a²। तो यहाँ का आवर्तकाल आप कह सकते हैं कि t = 2π L/g इफेक्टिव। तो इस तरीके से आवर्तकाल आया। यहाँ पे अपन कह सकते हैं जी इफेक्टिव बड़ा था इसलिए आवर्तकाल घटा है। आपको ये पहले से आता है क्योंकि यहाँ पे अपन जानते हैं जी इफेक्टिव भी जानते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन एनएलएम में पहले भी कर लेते हैं कि थीटा कितना होगा, तो अपना उत्तर आता है कि tan थीटा बराबर में ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा होगा तो दूर अपन पास तो MA/mg यानी tan थीटा बराबर A/g होगा। थीटा ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण होगा। इस रस्सी में तनाव कितना होगा तो आप कह सकते हैं कि mg का होल स्क्वायर प्लस ma का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन पहले करे थे, अब एक आवर्तकाल का क्वेश्चन और कर लिया। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम को किसी द्रव में डुबो दें। यदि मैं बात करूं कि सिंपल पेंडुलम का जो घनत्व है, वस्तु है उसका घनत्व है जो ρb है और द्रव है उसका घनत्व ρl है, तो यहाँ पे अपन जी इफेक्टिव की बात करते हैं। जी इफेक्टिव की बात करते हैं तो जी इफेक्टिव आपका प्राप्त होता है आपको G1 माइनस में, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रो लिक्विड अपॉन रो बॉडी लिखा जाता है। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और फिर आप कह सकते हैं कि t बराबर में 2π √L/g इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव आपके पास आया है ये वाला जी इफेक्टिव आपके पास क्या आया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, रूट कोई जरूरी नहीं है। एक बार देखिए थोड़ा सा इसको सही करता हूँ मैं, ठीक है। जी इफेक्टिव क्या आएगा, देखें जी इफेक्टिव आपके पास आई है G1 माइनस में रो लिक्विड अपॉन रो बॉडी। इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि इतना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर अपन फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। 7 नंबर में देखिए भाई, यदि सिंपल पेंडुलम है उसके गोलक का आवेश Q धनात्मक आवेश रखा है और एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा है जो नीचे की ओर दिशा है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। देखिए एक mg तो लगे रहा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे धनात्मक आवेश है तो बल भी क्या होगा, नीचे होगा। तो जी इफेक्टिव अपन फाइंड करें, यहाँ पे अपन कह सकते हैं जी इफेक्टिव कैसे फाइंड होता है, m का भाग देते हैं तो m का भाग देंगे तो g का g ये QE/m होगा। तो ये जी इफेक्टिव यहाँ पे ला के रख दिया तो t बराबर 2π √L/g इफेक्टिव। इस तरीके से अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी आवर्तकाल पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि t बराबर 2π √L/g तभी सार्थक है जब सिंपल पेंडुलम की लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य हो। यानी t बराबर 2π L/g तब लगाते हैं जब L का मान है ना, जो त्रिज्या है ना पृथ्वी की, उससे बहुत ही कम है, तब ये लगता है। लेकिन ऐसा हो जाए कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है और पेंडुलम की लंबाई है वो तुलनात्मक सी हो, तो उस केस में आपका फॉर्मूला होगा t बराबर 2π 1/1/L प्लस 1/R इंटू जी। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अपने लिए ये दोनों केस है। इसमें ये केस लिया है कि अनंत लंबाई के पेंडुलम का आवर्तकाल। अनंत लंबाई का पेंडुलम का मतलब होता है कि एल बहुत ही ज़्यादा है किससे, आर से। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो ये फॉर्मूला था ना वो 1/L को लगभग क्या मान सकते हैं 0, क्योंकि 1/R भी बहुत ज़्यादा है, आर बहुत ज़्यादा है, 1/R भी बहुत कम है, लेकिन इसकी तुलना में 1/L बहुत ही कम है, तो इस वजह से ये 0 मानेंगे। तो आपका उत्तर आएगा t बराबर में 2π √R/g। आर यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या होगी। जब इसको सोल्व किया जाता है तो इसका मान आता है 84.6 मिनट, यानी आप कह सकते हैं 1.5 घंटा। और ये अधिकतम आवर्तकाल है, इसीलिए इसको अनंत लंबाई का पेंडुलम बोला जाता है, ठीक है। ये क्या समझ में आए। लेकिन यदि जो पेंडुलम है उसकी लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, आर रखेंगे। तो 1/R प्लस 1/R कितना हो गया 2/R। तो उत्तर आया t बराबर 2π R/2g। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 60 मिनट आएगा, यानी 1 घंटा इसका उत्तर आएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि पेंडुलम की लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है तो t बराबर 2π R/2g, यहाँ पे 2 आएगा। और यदि अनंत लंबाई का पेंडुलम है तो उसके केस में आप कह सकते हैं t बराबर 2π R/g, ठीक है। ये चीज़ें भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, इसीलिए इसका नाम सेकंड पेंडुलम रखा गया कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। सेकंड पेंडुलम में एक चरम स्थिति से दूसरी चरम स्थिति तक जाने में 1 सेकंड लगता है। ध्यान से देखिएगा, आवर्तकाल का मतलब होता है यहाँ से जाके यहाँ से यहाँ तक गया 1 लगा, यहाँ से यहाँ तक आया 1 लगा, यहाँ से यहाँ तक गया 1 लगा, और यहाँ से यहाँ तक आया तो 1 लगा। क्या ऐसा ही हुआ? ऐसे हो जाता तो आवर्तकाल कितना हो जाता प्यारे बच्चों, 4 सेकंड हो जाता। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आधा सेकंड लगा हुआ, यहाँ पे भी आधा सेकंड लगा हुआ, यहाँ पे भी आधा सेकंड लगा हुआ, और यहाँ पे भी आधा सेकंड लगा होगा। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। अब बात करते हैं कि अपने से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कह रहा है कि एक चरम स्थिति से दूसरी चरम स्थिति तक जाने में कितना समय लगेगा। तो आप कह सकते हैं आधा सेकंड इधर आधा सेकंड इधर, तो 1 सेकंड लगेगा। लेकिन माध्य से इस चरम पे जाने में आधा सेकंड लगेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी
ठीक है, ये पहला पॉइंट अपन ने समझ लिया। याद क्या रखना है कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। सेकंड पेंडुलम के आवर्तकाल की बात करें तो उसके बाद अपने को करनी है कि पृथ्वी की सतह पर सेकंड पेंडुलम की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है, यानी टी बराबर 2π√L/g फॉर्मूला लगाएंगे तो टी की जगह 2 रख देंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे तो आपको सेकंड पेंडुलम की लंबाई पृथ्वी पर आपको 1 मीटर प्राप्त होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है अपना अलग, यदि सिंपल पेंडुलम को पृथ्वी के केंद्र मुक्त रूप से गिरती लिफ्ट कृत्रिम उपग्रह में विस्थापित कर दिया जाए तो वो दोलन नहीं करेगा, क्योंकि उसका आवर्तकाल अनंत प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ पे जी इफेक्टिव 0 होता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर 2π√L/g इफेक्टिव। और आप जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट पृथ्वी के केंद्र और कृत्रिम उपग्रह में जी इफेक्टिव का मान 0 होता है, तो वहाँ पे टी बराबर आपको अनंत प्राप्त होता है। तो टी बराबर अनंत का मीनिंग ही क्या होता है कि पेंडुलम है वो दोलन नहीं करेगा, तो दोलन नहीं करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई, पहले भी समझा दी थी मैंने। ठीक, आगे बढ़े। देखिए आगे वाला अपना सेगमेंट है कि आवर्तकाल में तापमान के साथ परिवर्तन। आवर्तकाल में तापमान के साथ परिवर्तन, देखिए अपन कह रहे हैं कि जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो तार है वो धातु का बना हुआ है। सिंपल पेंडुलम है ना, उसका जो तार है वो धातु का बना हुआ है। तो अपन कह रहे हैं कि जब उसका तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। तो अपन बात करें लंबाई के साथ इसका संबंध, तो टी समानुपाती √L होता है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है डेल्टा टी/टी 1/2 डेल्टा L/L डेल्टा L/L, और डेल्टा L/L को अपन लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा डेल्टा थीटा, यहाँ पे अल्फा डेल्टा थीटा बेस्ट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो डेल्टा टी जो है वो आवर्तकाल में बढ़ोतरी। तो यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला बन के आया वो क्या बन गया है कि डेल्टा टी/टी 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। तो इसको आप याद कर सकते हैं। अपन कहेंगे यदि सिंपल पेंडुलम आधारित घड़ी का आवर्तकाल बढ़ता है, आवर्तकाल कब बढ़ेगा, जब ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो ये डेल्टा थीटा बढ़ेगा, तो डेल्टा टी बढ़ेगा, तो उसमें आवर्तकाल बढ़ता है तो धीमी हो जाती है, और आवर्तकाल घटता है तो घड़ी तेज हो जाती है। तो अपन जानते हैं कि भैया जब गर्मियों का दिन आएगा तो लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी तो उसके केस में अपन कहेंगे कि आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी धीमी हो जाएगी, ये पेंडुलम धीमा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि तैरते बेलन की सरल आवर्त गति। तैरते बेलन की सरल आवर्त गति कैसे समझा रहा है, ये एक पात्र हो, इस पात्र में यहाँ तक पानी भरा है, यहाँ पे एक गुटका इस तरीके से तैर रहा है, और इस गुटके का जो आधार का क्षेत्रफल है वो a है ना, और इस गुटके का द्रव्यमान जो है वो m है। इसको थोड़ा सा विस्थापित करके अपन छोड़ दें तो उसका जो आवर्तकाल होगा उसका मान क्या होगा, टी बराबर 2πm/k। m वो होता है जो दोलन करे, फिर इसको हल किया गया होगा और फिर इसका मान रखा गया होगा टी बराबर 2πm/में ρAg, m/ρAg। ये वाला इसका जो मान आया, यहाँ पे अपन कह सकते हैं, देखिए a यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये वाला अनुप्रस्थ काट का इसका क्षेत्रफल होगा a। जी आप जानते ही हैं, ये जो लिखा है रो वो घनत्व है। ये घनत्व किसका है, ये घनत्व है पानी का है, जिसमें ये तैरता है, जिस द्रव में तैरता है उसका घनत्व है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। आगे बात करते हैं दोलन के प्रकार। ये वाला पार्ट भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले है कि दोलन का प्रकार जो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं वो मुक्त दोलन है। मुक्त दोलन में क्या होता है, कह रहा है कि कण का प्रत्यानयन बल के अधीन मूलभूत आवृत्ति से दोलन करता है, उसको मुक्त दोलन कहते हैं। अपन कह सकते हैं कि F बराबर -kx जैसी चीज़ है, तो इसमें जो बल लगता है वो केवल प्रत्यानयन बल लगता है, और केवल प्रत्यानयन बल लगता है तो कण जो है वो ओमेगा, और ओमेगा बराबर आप कह सकते हैं कि रूट में k/m से दोलन करता है, तो इसको आप मुक्त दोलन कहते हैं। इसके अंदर दोलन का आयाम हुआ, आवृत्ति हुआ, ऊर्जा हुआ, वो नियत रहती है। तो मुक्त दोलन के अंदर आप देख सकते हैं आयाम है वो नियत है, ऊर्जा भी नियत है, आवृत्ति भी इसकी नियत है, तो इसको मुक्त दोलन कहेंगे। 2 नंबर की बात करें तो वो आपका होगा अवमंदित दोलन। अवमंदित दोलन क्या होगा, ऐसे दोलनों में अवमंदन बल लगते हैं, जैसे घर्षण बल लगा, श्यान बल लगा, जिसके कारण दोलन के आयाम चरघातांक के रूप से घटते हैं, और जिसका फॉर्मूला अपन लिखते हैं a बराबर a0 e⁻ m यहाँ पे द्रव्यमान होगा, t समय होगा, b आपका क्या होगा, ये आपका अवमंदित नियतांक होगा, t समय होगा। a0 यहाँ पे प्रारंभिक आयाम है, a जो है वो समय t पर आयाम है। ये वाला अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका जो आयाम है वो a बराबर a0 e⁻ होगा, और अवमंदन दोलन में जो आयाम है वो चरघातांक के रूप से घटता है। इसीलिए इसका जो ग्राफ बनाया गया है वो कैसे बनाया गया है, ध्यान से देखिए। अपन कह सकते हैं कि चरघातांकीय फलन ऐसे और ऐसे होता है। अब इसके बीच में जो ये साइन या कोस जो भी फलन आएगा उसके जो आयाम होंगे वो ये ग्राफ ही डिसाइड करेंगे। इस तरीके से ये घटते जाएंगे, जो चरघातांकीय रूप से इसके आयाम घट रहे हैं, तो ये ग्राफ आ गया इस तरीके से। ये ग्राफ जो बनाया गया है वो x बराबर इसके लिए बनाया गया है, a बराबर a0 e⁻ जो यहाँ पे अपनी समीकरण ली है, तो ये समीकरण ऐसे लिखेंगे इस बार। इसका आयाम देखिए, आयाम तो यही रहेगा, x बराबर a0 e⁻ sin ω t। तो ये वाला x का ग्राफ है,
लेकिन अपने को केवल आयाम का ग्राफ चाहिए, तो आयाम का ग्राफ तो अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आयाम लिख सकते हैं और यहाँ पे समय लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि एक्स टी ग्राफ आए तब ऐसे करके आएंगे, आयाम का ग्राफ पूछे केवल तो ऐसे करके आएंगे। अब आप कह सकते हैं कि इसकी जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी, तो आवृत्ति का सूत्र होगा ओमेगा डैश बराबर में रूट में k बटा एम माइनस बी स्क्वायर बटा 2m। इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है कि अपन जानते हैं कि अभी प्राकृतिक आवृत्ति अपन देख के आए थे कि ओमेगा नॉट बराबर में रूट k बटा एम, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो गया माइनस बी बटा 2m का होल स्क्वायर। बी का मान बहुत ही कम हो, केवल ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो ओमेगा डैश बराबर में ओमेगा नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो अवमंदन दोलन में क्या क्या याद रखना है कि इसमें जो आयाम हुआ वो चरघातांकीय रूप से करते हैं। आयाम का जो सूत्र है वो याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर आयाम का ग्राफ भी याद रखिए। फिर आपको इसमें आवृत्ति भी याद रखनी है, आवृत्ति का सूत्र याद रखिए। ओमेगा नोट जो है वो पुराने वाली है, जो प्राकृतिक आवृत्ति है वो चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा प्रकार देखते हैं प्रणोदित दोलन। प्रणोदित दोलन में क्या होता है कि जो आयाम घट रहे थे उन आयाम को संतुलित करना है, यानी जहाँ जहाँ आयाम घटे वहाँ उतना सा अपन कोई ऊर्जा देते हैं जिससे उसके आयाम क्या रहे, नियत रहे। तो ऐसे दोलन जिसमें एक कण बाह्य आवर्ती चालक के प्रभाव में दोलन करता है प्रणोदित दोलन कहलाता है। इसके अंदर में अपन क्या करते हैं कि एक बल लेते हैं, जो बल होगा एफ नोट कोस ओमेगा डी इंटू टी। ओमेगा डी यहाँ पे चालन आवृत्ति होगी, तो अपन कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ पे इसको ऊर्जा देते हैं, जिसकी वजह से इसके दोलन जो घट रहे थे उसको नियत बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बाह्य आवर्ती बल जैसे ये होता है, इसके प्रभाव में दोलन करता है। प्रणोदित दोलन के अंतर्गत मुक्त दोलन आवर्ती से दोलन नहीं करता, लेकिन चलित आवर्ती से दोलन करता है। सही बात है, क्योंकि मुक्त से नहीं करेगा, क्योंकि मुक्त वाले दोलन के अंदर तो क्या होता है कि आयाम घटते ही नहीं है। फिर आया कौन सा, अवमंदित, दो आयाम घट गए। पहले में आयाम घटे नहीं, दूसरे में घट गए। जो जितने घटे उसको आप बैलेंस करने के लिए किसकी सहायता लेते हैं, चालित आवर्ती की। अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं अनुनाद क्या होता है। प्रणोदित दोलन अपन ने पढ़ लिया, अनुनाद की बात करें तो अनुनाद क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक कोणीय आवर्ती ओमेगा किसी दोलायमान निकाय की ओमेगा डी की कोणीय आवर्ती का, अभी जो आपने बल लगाया, तो कह रहा है कि जब ये दोनों बराबर होते हैं, जब कौन कौन सी, प्राकृतिक और जो चलायमान आवृत्ति है वो दोनों बराबर होती है, तो उस केस में आयाम अधिकतम होता है और इसको ही अनुनाद की शर्त कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि प्राकृतिक, जिसको ओमेगा नोट भी दर्शाया था अपने, वो वाली आवृत्ति और चलित आवृत्ति या चलायमान आवृत्ति जब बराबर हो जाती हैं तो इस केस में आयाम अधिकतम होता है। और आयाम अधिकतम होता है तो इसी को तो अनुनाद कहते हैं। और अनुनाद की शर्त प्राप्त करने के लिए ओमेगा और ओमेगा डी बराबर होना चाहिए। ठीक है, आगे वाला पॉइंट जो है मैं अभी आपको बताऊंगा कि शून्य अवमंदन यानी बी बहुत ही कम हो यानी जीरो हो के केस में एसएचएम करने वाले कण का आयाम अनंत होता है, अनंत होता है। इसको मैं अभी देख रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए ग्राफ की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आयाम दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए पहले ये आयाम के वेरिएशंस ऐसे हैं। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इस ग्राफ में आयाम सबसे ज़्यादा इसलिए हैं कि यहाँ पे है ना, जो ओमेगा डी बटा ओमेगा का मान है वो एक है, तो इसका मतलब ओमेगा और ओमेगा डी बराबर है, यानी यहाँ पे अनुनाद है। अनुनाद के केस में आयाम अधिकतम होता है, लेकिन यहाँ पे बी का मान है, ऊपर गया तो बी का मान घट गया। तो बी का मान घटने से देखिए ये वाला जो ये है इसका आयाम और बढ़ गया। यहाँ पे देखिए बी का मान और घट गया तो ये वाला जो आयाम है वो और बढ़ गया। और यदि बी का मान जीरो ही हो जाए तो इस केस में अनुनाद क्या हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं, आयाम क्या हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने कहा, देखिए ग्राफ एक बार और समझाऊं तो यहाँ पे आयाम लिया है और यहाँ पे ओमेगा की बात करी गई है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ओमेगा और ओमेगा डी बराबर हैं। तो पहला वो केस है जिसके अंदर बी का मान, देखिए बी का मान क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, फिर बी का मान घटा तो ये और ऊपर चला गया, फिर बी का मान और घटा तो ये और ऊपर चला गया, फिर बी का मान जीरो हो गया तो ये अनंत भी हो गया। तो इस तरीके से ये ग्राफ हो गया। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि एसएचएम का अच्छे से रिवीजन किया। यदि आपको ये फायदेमंद लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अपन आगे वाला रिवीजन है वो किस तरीके से करें। यदि आप बताएंगे तो हमको भी ऐसे पता लगेगा कि बच्चों को किस तरीके की आवश्यकता है, तो उस तरीके की आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उसका भी फायदा हो सके। धन्यवाद।